आपने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया और डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत किया। एक दोस्त और नेता के रूप में आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या पसंद है? मैं घटना का वर्णन करना चाहूंगा। शायद आप उससे जज कर सकते हैं कि कौन सी बातों की तरफ मैं कह रहा हूं। अब जैसे हमारा ह्यूस्टन में एक कार्यक्रम था, हाउडी मोदी, और मैं और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों, और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इतने लोगों का होना अमेरिका के जीवन के अंदर बहुत बड़ी घटना है। खेलकूद के मैदान में, तो पॉलिटिकल रैली में इतने बड़े लोग होना बहुत बड़ी बात है। तो इंडियन डायस्पोरा के लोग इकट्ठा आए थे। तो हम लोग दोनों स्पीच किए। वो नीचे बैठ करके मुझे सुन रहे थे। अब ये उनका बड़प्पन है जी। अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेडियम में नीचे बैठ करके सुन रहे हो और मैं मंच पर से भाषण कर रहा हूं। ये उनका बड़प्पन है। मैं भाषण करके नीचे गया, और हम तो जानते हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी की कितनी बड़ी वो रहता है, कितने प्रकार की स्क्रूटिनी होती है। मैं जाकर के वो रहे इसके लिए धन्यवाद करने गया। फिर मैंने उनको ऐसे ही कहा, अगर मैंने कहा आपको इतराज ना हो तो आइए हम जरा एक पूरे स्टेडियम का चक्कर काट के आते हैं। इतने लोग हैं तो हाथ ऊपर करके नमस्ते करके आ जाते हैं। अब ये अमेरिका की लाइफ में ये इम्पॉसिबल है कि हजारों की भीड़ में अमेरिकन हाँ, राष्ट्रपति हाँ। चल पड़े। एक पल का भी विलंब किए बिना वो मेरे साथ चल पड़े भीड़ में। अमेरिका की जो सुरक्षा तंत्र था पूरा, वो एकदम से वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। मेरे लिए टच कर गया कि इस व्यक्ति में हिम्मत है, ये डिसीजन खुद लेते हैं। और दूसरा, मोदी पर उनको भरोसा है कि मोदी ले जा रहा है तो चलिए चलते हैं। तो ये आपसी विश्वास का भाव, ये इतना हमारा मजबूती मैंने उसी दिन देखा। और मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को उस दिन जिस रूप में महसूस किया कि सिक्योरिटी वालों को पूछे बिना मेरे साथ चल देना हजारों लोगों के बीच में। अब उसका वीडियो देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। और जब उन पर गोली चली अब इस चुनाव कैंपेन में, तो मुझे राष्ट्रपति ट्रंप एक ही नजर आए। उस स्टेडियम में मेरा हाथ पकड़ करके चलने वाले ट्रंप, और गोली लगने के बाद भी अमेरिका के लिए जीना, अमेरिका के लिए ही जिंदगी, ये जो उनका रिफ्लेक्शन था। क्योंकि मैं नेशन फर्स्ट वाला हूं, वे अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, मैं भारत फर्स्ट वाला हूं, तो हमारी जोड़ी बराबर जम जाती है। उन्होंने कहा कि आप उनसे कहीं ज्यादा अच्छे और बेहतर मोलभाव करते हैं। ये बात उन्होंने हाल ही में आपकी यात्रा के दौरान कही। एक वार्ताकार के तौर पर आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और आपके अनुसार उनके कहने का क्या मतलब था कि आप मोलभाव में अच्छे हैं? अब ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनका एक बड़प्पन है कि वो मेरे जैसे आयु में भी उनसे छोटा हूँ। वो मेरी सार्वजनिक रूप से तारीफ करते हैं, अलग अलग विषय पे तारीफ करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि मैं मेरे देश के हितों को ही सर्वोपरि मानता हूँ। और इसलिए मैं भारत के हितों को लेकर के हर फोरम में अपनी बात रखता हूँ। किसी का बुरा करने के लिए रखता नहीं हूँ, सकारात्मक रूप से रखता हूँ। तो किसी को बुरा भी नहीं लगता है। लेकिन मेरे आग्रह को तो सब कोई जानते हैं कि भाई मोदी है तो इन चीजों का आग्रह करेगा। और वो तो मेरे देश के लोगों ने मुझे वो काम दिया है, तो मैं तो मेरे देश ही मेरा हाईकमांड है, मैं तो उनकी इच्छा का ही पालन करूंगा। आपने इस बारे में बात की है कि आपके पास दुनिया में शांति स्थापित करने का कौशल है, अनुभव है, जियोपॉलिटिकल दबदबा है। आज दुनिया में और वर्ल्ड स्टेज पर सबसे बड़ा पीसमेकर बनने के लिए जबकि कई वॉर्स चल रही हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप शांति की स्थापना कैसे करेंगे? दो देशों के युद्ध के बीच शांति समझौता लाने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर रूस एंड यूक्रेन। आप देखिए, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो भगवान बुद्ध की भूमि है। मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो महात्मा गांधी की भूमि है।
और ये ऐसा महापुरुष हैं कि जिनके उपदेश, जिनका वाणी, वर्तन, व्यवहार पूरी तरह शांति को समर्पित है। और इसलिए सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से हमारा बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि जब भी हम शांति के लिए बात करते हैं तो विश्व हमें सुनता है। क्योंकि ये बौद्ध की भूमि है, ये महात्मा गांधी की भूमि है, तो विश्व में सुनता है। और हम संघर्ष के पक्ष के है ही नहीं, हम समन्वय के पक्ष के हैं। न हम प्रकृति से संघर्ष चाहते हैं, न हम राष्ट्रों के बीच में संघर्ष चाहते हैं। हम समन्वय चाहने वाले लोग हैं। और उसमें अगर कोई भूमिका हम अदा कर सकते हैं तो हमने निरंतर अदा करने का प्रयत्न किया है। अब जैसे मेरा रशिया के साथ भी घनिष्ठ संबंध है, यूक्रेन के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। मैं राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठ करके मीडिया को कह सकता हूं ये युद्ध का समय नहीं है। और मैं जेलेंस्की को भी एक मित्र भाव से उनको भी कहता हूं कि भाई, दुनिया कितनी ही आपके साथ खड़ी क्यों न हो जाए, युद्ध भूमि में कभी भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। परिणाम तो टेबल पर ही निकलने वाला है। और टेबल पे परिणाम तब निकलेगा जब उस टेबल पर यूक्रेन और रशिया दोनों मौजूद होंगे। पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ बैठ करके कितनी माथापच्ची कर ले, उसे परिणाम नहीं आता है। दोनों पक्षों का होना जरूरी है। और शुरू में समझा नहीं पा रहा था, लेकिन आज जो इस प्रकार का वातावरण बना है उससे मुझे लगता है कि अब रशिया, यूक्रेन, मैं आशावादी हूं कि बहुत उन्होंने खुद ने तो गंवाया है, दुनिया का बहुत नुकसान हुआ है। ग्लोबल साउथ को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पूरे विश्व में फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर उसका संकट रहा है। तो पूरा विश्व चाहता है जल्दी से जल्दी शांति हो। और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं शांति के पक्ष में हूं, मैं न्यूट्रल नहीं हूं, मैं शांति के पक्ष, मेरा एक पक्ष है और मैं उसके लिए प्रयत्नरत हूं। एक और बहुत ही ऐतिहासिक और जटिल टकराव रहा है, वह है भारत और पाकिस्तान का टकराव। ये दुनिया के सबसे खतरनाक टकराव में से एक है। दोनों ही परमाणु शक्ति हैं, दोनों की विचारधारा काफी अलग है। आप शांति चाहते हैं, आप दूर की सोचने वाले नेता हैं। आप भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती और शांति का क्या रास्ता देखते हैं? एक तो कुछ इतिहास की जो बातें हैं जिसको शायद दुनिया के बहुत लोगों को पता नहीं है। 1947 से पहले आजादी की लड़ाई सब लोग कंधे से कंधा मिला करके लड़ रहे थे। और देश आजादी के लिए, आजादी का जश्न मनाकर इंतजार कर रहा था। उसी समय क्या मजबूरियां रही हो गए, वो कई उसके भी पहलू हैं, उसकी लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन उस समय जो भी नीति निर्धारक लोग थे उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार किया। और मुसलमानों को उनका अलग देश चाहिए तो भाई दे दो, ऐसा। और भारत के लोगों ने सीने पे पत्थर रख के बड़ी पीड़ा के साथ इसको भी मान लिया। लेकिन माना तो उसका परिणाम ही उसी समय ये आया कि लाखों लोग, कत्लेआम चला। पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर करके लहूलुहान और लोग और लाशें आने लगी। बड़ा डरावना दृश्य था। उन्होंने अपना पाने के बाद उनको लगना चाहिए था कि चलो भाई हमें हमारा मिल गया, भारत को लोगों ने दे दिया है, भारत का धन्यवाद करें, हम सुख से जिए। उसके बजाय उन्होंने लगातार भारत से संघर्ष का रास्ता चुना। अब प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं,
अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा, आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए, नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा? और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे, और वहां की आवाम भी दुखी होगी ऐसा मैं मानता हूं, कि वहां की आवाम भी ये नहीं चाहती होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी जिए इस प्रकार के मारधाड़ लोही लुहान कट को बच्चे मर रहे हैं, जो टेररिस्ट बन करके आते हैं उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। क्या कोई ऐसी कहानी है जिसमें आपने कोशिश की हो, पाकिस्तान के साथ सब ठीक करना चाहा हो, जो पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की कोशिशों से जुड़ी हो, जो भविष्य में आगे का रास्ता दिखा सकें? पहली बात है कि संबंध सुधारने की सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था प्रधानमंत्री बनते ही शपथ समारोह में उनको निमंत्रित करना। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी और कई दशकों के बाद हुई थी घटना। और शायद जो लोग मुझे 2013 में सवाल पूछते थे मोदी की विदेश नीति क्या होगी, उन सबने जब ये सुना कि मोदी ने सार्क देशों के सभी नेताओं को शपथ समारोह में बुलाया तो वो चौंक गए थे। और इस निर्णय के प्रक्रिया जो हुई थी उसके संबंध में हमारे वो उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने अपनी किताब में जो संस्मरण लिखे हैं उसमें इस घटना का वर्णन बहुत बढ़िया ढंग से किया है। और सचमुच में भारत की विदेश नीति कितनी स्पष्ट है और कितनी आत्मविश्वास से भरी है उसके दर्शन हो चुके थे। और भारत शांति के प्रति कितना प्रतिबद्ध है उसका संदेश दुनिया के सामने साफ साफ गया था, लेकिन परिणाम सही नहीं मिले। थोड़ा सा रोमांचक सवाल पूछना है, भारत या पाकिस्तान में से किसकी क्रिकेट टीम बेहतर है? दोनों टीमों की पिच पर दुश्मनी के चर्चे भी सभी ने सुने हैं, और दोनों में जियोपॉलिटिकल तनाव भी है जिसकी अभी आपने बात की है। स्पोर्ट्स, खासकर क्रिकेट और फुटबॉल, देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने और आपसी सहयोग बढ़ाने में कैसी भूमिका निभाते हैं? वैसे जो स्पोर्ट्स हैं वो पूरे दुनिया में ऊर्जा भरने का काम करते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दुनिया के अंदर जोड़ने का काम करते हैं। तो मैं स्पोर्ट्स को तो बदनाम होते देखना नहीं चाहूंगा। स्पोर्ट्स को मैं बहुत मानव की विकास यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण और खेलदिल एक रूप में हमेशा समझता हूं। दूसरा विषय है कि कौन अच्छा कौन बुरा, अगर खेल की टेक्निक के संबंध में कहे तो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं। तो टेक्निक जो लोग जानते होंगे वही बता सकते हैं कि किसका खेल अच्छा और कौन खिलाड़ी अच्छे। लेकिन कुछ परिणाम से पता चलता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच हुआ, तो जो परिणाम आया उसे पता चलेगा कि कौन बेटर टीम है, स्वाभाविक पता चलेगा। हाँ, मैंने भी द ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नाम की सीरीज देखी है जिसमें कई बेहतरीन खिलाड़ियों और मैचों की बात हुई है। दोनों देशों की ऐसी टक्कर और मुकाबला देखकर अच्छा लगता है। आपने फुटबॉल के बारे में भी बात की है। भारत में फुटबॉल बहुत पॉपुलर है।
तो एक और मुश्किल सवाल, आपका फुटबॉल का सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? हमारे पास मेसी, पेले, मैराडोना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिदान जैसे नाम हैं। आपको आज तक का सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी कौन लगता है? ये बात सही है कि भारत का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ फुटबॉल अच्छी तरह खेला जाता है, और फुटबॉल की हमारे महिलाओं की टीम भी अच्छा काम कर रही है, पुरुषों की टीम भी अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर पुरानी बातें हम कहें, 80s के कालखंड की, तो मैडोना का नाम हमेशा उभर करके आता है। हो सकता है कि उस जनरेशन के लिए वो एक हीरो के रूप में देखे जाते हो, और आज की जनरेशन को पूछोगे तो वो मेसी की बात बताएंगे। लेकिन मुझे एक और इंटरेस्टिंग घटना आज याद आ रही है, आपने पूछा तो। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश करके एक स्टेट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में। वहाँ शहडोल करके एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ सारा ट्राइबल बेल्ट है, काफी लोग ट्राइबल लोग रहते हैं। तो मैं वहाँ ट्राइबल विमेन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, उनसे बातचीत करने का मुझे गम पसंद आता है, ऐसे लोगों से बातचीत करना। तो मैं मिलने गया था। लेकिन वहां मैंने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स के ड्रेस में पहने हुए 80-100 नौजवान, छोटे बच्चे, थोड़े नौजवान, थोड़ी बड़ी आयु के, सब लोग एक ही प्रकार। तो मैं स्वाभाविक उनके पास गया। तो मैंने कहा, भाई आप लोग कहाँ से हैं सब? तो बोले, हम मिनी ब्राजील से हैं। मैंने कहा, ये मिनी ब्राजील क्या है भाई तेरा? नहीं, बोले हमारे गांव को लोग मिनी ब्राजील कहते हैं। मैंने कहा, कैसे मिनी ब्राजील कहते हैं? बोले, हमारे गांव में से हर परिवार में 4-4 पीढ़ी से लोग फुटबॉल खेलते हैं। नेशनल प्लेयर 80 के करीब हमारे गांव से निकले हैं। पूरा गांव फुटबॉल को समर्पित है। और वो कहते हैं कि हमारे गांव का एनुअल मैच जब होता है, तो 20-25 हजार दर्शक आसपास के गांव से लोगों से आते हैं। तो भारत में फुटबॉल का जो इन दिनों क्रेज बढ़ रहा है, मैं उसके शुभ संकेत मानता हूं, क्योंकि टीम स्पिरिट भी पैदा करता है। आप और शी जिनपिंग एक दूसरे को दोस्त मानते हैं। हाल के तनावों को कम करने और चीन के साथ संवाद और सहयोग फिर से शुरू करने में मदद के लिए उस दोस्ती को कैसे फिर से मजबूत किया जा सकता है? देखिए, भारत और चीन का संबंध ये कोई आज का नहीं है। दोनों पुरातन संस्कृति है, पुरातन सिविलाइजेशन है, और मॉडर्न वर्ल्ड में भी अपनी उनकी भूमिका है। आप अगर पुराने रिकॉर्ड देखेंगे, सदियों तक चीन और भारत एक दूसरे से सीखते रहे हैं, और दोनों मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए कोई न कोई कंट्रीब्यूट करते रहे। ग्लोबल पुराने जो रिकॉर्ड्स है, कहते हैं कि दुनिया का जो जीडीपी का था, उसका 50% से ज्यादा अकेले भारत और चीन का हुआ करता था। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत का रहा। और मैं मानता हूं कि इतने सशक्त संबंध रहे, इतने गहन सांस्कृतिक संबंध रहे, और पहले की सदियों में कोई हमारे बीच में संघर्ष का इतिहास नहीं मिलता है। हमेशा एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे को जानने का ही रहा है। और बुद्ध का प्रभाव किसी जमाने में तो चाइना में काफी था, और वो यहीं से ही वो विचार गया था। हम भविष्य में भी इन संबंधों को ऐसे ही मजबूत रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। ये जहां तक डिफरेंसेस तो होते हैं, दो पड़ोसी देश होते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है। ऑकेजनल डिसएग्रीमेंट भी बहुत स्वाभाविक है, कोई ऐसा तो हर चीज नहीं होता, एक परिवार में भी रहता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट में ना बदले। उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। उसी प्रकार से हम डिस्कोर्ड नहीं, डायलॉग, इसी पर बात कर बल देते हैं। तभी जाकर के एक स्टेबल, कोऑपरेटिव
रिलेशनशिप, और दोनों ही देशों के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में है। ये ठीक है कि हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी, उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापस आ जाए, वो उसको एक थोड़ा समय लगेगा, कि बीच में 5 साल का अंतराल गया है। हमारा साथ होना ना सिर्फ बेनिफिशियल है, बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी जरूरी है। और जब 21वीं सदी एशिया की सदी है, तो हम तो चाहेंगे कि भारत चीन के बीच में स्पर्धा सब स्वाभाविक है, स्पर्धा कोई गलत चीज नहीं है, ये संघर्ष नहीं होना चाहिए। दुनिया एक उभरते हुए वैश्विक युद्ध को लेकर चिंतित है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव, यूक्रेन और रूस में तनाव, यूरोप में तनाव, इजराइल और मध्य पूर्व में तनाव। आप इस बारे में क्या कह सकते हैं कि 21वीं सदी में हम वैश्विक युद्ध को कैसे टाल सकते हैं? ज्यादा संघर्ष और युद्ध की ओर बढ़ने से कैसे बच सकते हैं? फिजिकल लड़ाइयों की तो चर्चा होती है, लेकिन हर क्षेत्र में संघर्ष चल रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पैदा हुई है, करीब करीब इरेलेवेंट हो गए, उसमें कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा है। यूएन जैसे संस्थाएं अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकते हैं। दुनिया में जो लोग कानून की नियमों की परवाह नहीं करते, वो सब कुछ कर रहे हैं, कोई रोक नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में बुद्धिमानी यही होगी कि सब लोग संघर्ष का रास्ता छोड़ करके समन्वय के रास्ते पर आगे आए, और विकासवाद का रास्ता सही होगा, विस्तारवाद का रास्ता काम नहीं आएगा। और जैसा मैंने पहले ही कहा, दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, हर किसी को हर एक की जरूरत है, कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता है।